जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन पेपर पे जो एजुकेशन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 81 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति अवस्था नहीं है। यानी लॉरेंस कोलवर्ग की जो 3 लेवल और 6 स्टेजें थी, तो इसमें स्टेजें दे रखी है, तो इन स्टेजों में से कौन सी वाली नहीं है वो चूज करनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार की अवस्था की बात नहीं की है। आप भी जानते होंगे 3 लेवल थे और आपकी 6 स्टेजें थी। प्रत्येक लेवल में 2 आपकी स्टेजें थी, इस प्रकार बोल सकते हैं। यानी ये एल का मतलब लेवल ही है, जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जैसे फर्स्ट लेवल था जैसे पूर्व परंपरागत बोलते थे, प्री कन्वेंशनल, दूसरी थी परंपरागत जैसे कन्वेंशनल, तीसरी थी पोस्ट कन्वेंशनल जैसे उत्तर परंपरागत बोल सकते हैं या पश्चिम परंपरागत। तो इसमें प्रत्येक में 2-2 स्टेज थी। तो आपको हम ये बताना चाहिए जो ऑप्शन में दे रखी है ये कौन कौन सी अवस्था है। जैसे कि सामाजिक अनुबंधन जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो ये आपकी कह सकते हैं ये 5 नंबर की अवस्था हो जाएगी जो तीसरी लेवल में आएगी। दूसरी इसमें तीसरा ऑप्शन है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, ये आपके फर्स्ट लेवल की फर्स्ट अवस्था हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ये यूनिवर्सल एथिकल की बात करते हैं, वो 6 नंबर की स्टेज होती है लेवल 3 में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर 1 है ये किसी भी प्रकार की अवस्था नहीं है। हालांकि इसे हम इस प्रकार भी ये क्वेश्चन बनाया गया है यानी एग्जामिनर के द्वारा, भूमिका संदेह अभिमुखता को हटाते हैं। अगर यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस अगर हम रोल कन्फ्यूजन करते हैं, रोल कन्फ्यूजन, तो ये कहीं ना कहीं एरिक्सन की 5 नंबर की अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यही पूछा था कौन सी इसमें से अवस्था नहीं है, तो 1 नंबर की अवस्था इस सिद्धांत से यानी नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82। इसमें से बताना है निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है। यानी जो आपकी लर्निंग प्रोसेस होती है उससे संबंधित नहीं है। जैसे सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये बात तो सही है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये भी बात सही है। सीखना केवल औपचारिक होता है, यानी जो आप स्कूल में कॉलेजों में पढ़ते हैं वही लर्निंग मानी जाती है, तो ऐसा कहना गलत है। औपचारिक के अलावा ये इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक भी होता है, जो घर परिवार समाज में हम सीखते हैं वो अधिगम कहीं से भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। बाकी 4 नंबर ऑप्शन था सीखना प्रेरणा वो परिपक्वता पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है। तो इसमें से जो गलत थी वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं आता है। तो ये हम मशीनों के द्वारा सीखते हैं ना, यांत्रिकी यानी यांत्रिक अधिगम बोल सकते हैं या मैकेनिकल अधिगम बोल सकते हैं, तो ये नहीं होता है परंपरागत के अंदर। परंपरागत के अंदर यही आते हैं 3 डोमेन, जैसे कॉग्निटिव लर्निंग, इफेक्टिव या अफेक्टिव लर्निंग या आपकी साइकोमोटर लर्निंग। ये आपके देखा जाए तो हम शिक्षण विधियों में पाते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी, तो उसके अंतर्गत ये 3 डोमेन आते हैं, एक तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। और जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन बनाया गया है। हालांकि इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो चूज करना है। जैसे अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रवक्ता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है नवीन व्यवहारों का अर्जन, और 4 नंबर ऑप्शन है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। हमें गलत बताना था ना, तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी मैच्योरिटी होती है ना, इसके कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन आपका अधिगम नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे जो आपकी परिपक्वता है ये ऑटोनॉमस प्रोसेस होती है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं ये हमारे शरीर से संबंधित होती है, यानी शारीरिक बोल सकते हैं, या शरीर जो समय के अनुसार ये अपने आप ही डेवलपमेंट होता है। इसके द्वारा होने वाला डेवलपमेंट या व्यवहार में परिवर्तन या शरीर में चेंजिंग वो अधिगम नहीं मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, ये अधिगम माना जाएगा। नवीन व्यवहारों का अर्जन ये भी अधिगम की प्रोसेस मानी जाएगी, और बाकी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है ये भी माना जाएगा। जो नहीं माना जाएगा वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो भी देख लेते हैं, वो है 85 नंबर क्वेश्चन। वो इस प्रकार पूछा है
ये कह रहा है कि वह व्यक्ति में उन मनोभौतिक अवस्थाओं या व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में है? तो ये मनोवैज्ञानिक का नाम तो नहीं दिया है, ये पूछा है कि ये विशेषता किससे संबंधित है या डेफिनेशन, यानी ये आपके बुद्धि से संबंधित है परिभाषा, या आपके व्यक्तित्व या रुचि या सृजनात्मकता। तो ये परिभाषा है आपको मालूम होगा जो सील के गुण दिए थे ऑलपोर्ट की, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यक्तित्व चैप्टर में शुरुआत में हम इसे ही डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो ये व्यक्तित्व चैप्टर में दी हुई ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम है जो व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? यानी जब व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें टाइप दे रखे हैं, जैसे पोक्राटस का, क्रेचमर का, सेल्डन का, युंग का, फ्रायड का और आपके ऑलपोर्ट का, यानी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए। तो इनमें से बताइए कौन सा प्रकार नहीं है। देखो, सील गुणों की बात की है या सील ट्राइट अप्रोच बोलते हैं, तो ये आपकी ऑलपोर्ट से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, अगर हम प्रकार या टाइप ऑफ उपागम की बात करें, ये 6 प्रकार के हैं, ये आपके स्प्रेंजन ने बात की है। मानवतावादी उपागम की बात करें तो ये बात की है आपकी अब्राहम मैस्लो ने, जिन्हें मानवतावादी भी कहते हैं। बाकी एक तंत्रात्मक उपागम यानी मोनोआर्किक थ्योरी की बात किसी ने नहीं की है। ठीक है, हालांकि जब आप बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे तो एक तत्व सिद्धांत जरूर पढ़ेंगे या यूनिटरी फैक्टर जो आपके अल्फ्रेड बेनी ने दिया था, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, और ये व्यक्ति चैप्टर में एक तंत्र की बात किसी ने नहीं की है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी ये सभी बता दिए थे प्रकार उपागम है, ये स्प्रेंजर का जो 6 प्रकार के बताए थे, मानवतावादी है या अब्राहम मैस्लो से संबंधित, और सील गुण हो जाएंगे ऑलपोर्ट से। तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं होगी? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें से जो 3 नंबर ऑप्शन है ना, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि वेरी हाई लेवल होना, आपके जो एस्पिरेशन है, ये कहना गलत हो जाएगा। यानी सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं मानी जाएगी, बाकी सभी होंगी। जैसे स्वयं की मौजूद पक्षों सीमाओं की जानकारी होना, ये बात तो सही है। स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, ये भी होगा। व्यवहार में लचीलापन, ये भी होगा। जो नहीं होगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? थॉर्नडाइक और साथ ही साथ इसके सहयोगी हुए थे गैरट, इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। जब आप कह सकते बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे, यानी जिनमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए थे, तो थॉर्नडाइक और गैरट ने दिए थे सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त। इसकी बात नहीं की है, जो है ना शरीर गतिक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, से इंग्लिश में बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये हार्वर्ड गार्डन की आप बुद्धि प्रकार पढ़ेंगे, हार्वर्ड गार्डनर, तो ये उन्होंने जो 9 प्रकार बताए थे ना, ये उनमें आता है, ना कि ये आपके थॉर्नडाइक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? देखो, प्रवाह यानी फ्लुएंसी होता है, ओरिजिनलिटी होता है, कन्वर्जेंट नहीं होगा, यानी जो कन्वर्जेंट अभिसारी चिंतन नहीं आएगा, विस्तारण आएगा, यानी एलाबोरेशन। तो प्रवाह, मौलिकता, एलाबोरेशन आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा अभिसारी चिंतन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, सृजनात्मकता के प्रमस्त गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है, ये किसका होती है? यानी जो आपके ऐसे बोल सकते हैं हमारे मस्तिष्क में आप देखेंगे ध्यान से, तो एक तो बायां भाग, एक दायां भाग। तो इस प्रकार बताया ना कि आपकी जो सृजनात्मकता है वो किससे संबंधित है, यानी दाएं पक्ष से या बाएं से। तो आप अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये दाएं गोलार्ध से संबंधित होती है, यानी इधर के भाग से। और बायां भाग होता है ये हमारा भाषा चिंतन से संबंधित होता है, यानी भाषा से ही संबंधित है, ऐसे बोल सकते हैं। तो बायां भाग भाषा से, दायां भाग आपके क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है, जो आपकी ए का मतलब अब्राहम मैस्लो है द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं को 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है द्वारा, यानी अब्राहम मैस्लो द्वारा नहीं बताया गया है या नहीं दिया गया है, ये बताना है। अगर बात करें इनकी, एक ट्रिक है P/ के नाम से, तो इनमें से देखिए फिजिकल है क्या किसी में? इसमें किसी में फिजिकल नहीं है। दूसरी है सेफ्टी यानी सुरक्षा, तो देखो 4 नंबर की है। L से लव हो जाएगा, लव से संबंधित है, वो हो जाएगी 3 नंबर की अवस्था।
और ई का मतलब एस्टीम में यानी आत्मसम्मान की इस प्रकार की बात नहीं की गई है। बाकी एस का मतलब होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे तो कह रहे हैं आत्म यथार्थीकरण या आत्मबोध, तो ये भी संबंधित है। लेकिन उपलब्धि आवश्यकता है ना, ये संबंधित नहीं है इसमें। ये 5 स्टेप हैं, इनमें कहीं पर भी बात नहीं कही गई है आपकी उपलब्धि आवश्यकता ही, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी 2 3 4 ये संबंधित है इससे, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ये अब्राहम मैस्लो है, मानवतावादी कहलाते हैं। इन्होंने कह सकते हैं कि जो समाज में व्यक्ति को किस प्रकार की आवश्यकता होती है, तो उनके क्रम बताए थे। जैसे पहला था आपका फिजिकली आवश्यकता, दूसरी थी सेफ्टी, तीसरी थी आपकी लव, चौथी थी आपकी सम्मान और पांचवी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये इस प्रकार पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा का प्रक्रिया का घटक नहीं है? तो देखो, आपकी नीड होगी शुरुआत, फिर उसके बाद आपको ड्राइव होगा, फिर उसके बाद आपकी इंसेंटिव होगा, या मोटिव बोल सकते हैं इसे यहाँ पे, लेकिन उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी नीड होगी, ड्राइव होगा, इंसेप्टिव की जगह पे यहाँ पर शब्द यूज किया गया है अभिप्रेरक यानी मोटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो भारत की बात की रहा है ना, और वो व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहा है, तो ये बौद्धिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यानी हमारे जो भारत की विविध जो कल्चर हैं या कल्चर में जो विभिन्नता पाई जाती है, तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार क्या माना है? तो वो हमने अपना इंटेलेक्चुअल डिफरेंट माना है, यानी बौद्धिक विभिन्नता। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 94 नंबर के प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो देखो, जब भी आप जो प्रतिभाशाली बालकों की बात की जाएगी, तो हम उनकी देखो योग्यता समूहन कर सकते हैं, संबंध कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी दोहरी पदोन्नति अथवा उत्तोलन कर सकते हैं, यानी क्लास जंप करा सकते हैं उन्हें। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण है, ये आपके जो कमज़ोर बालक होते हैं, जो सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए होती है ये, न कि ये प्रतिभाशाली के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 95 नंबर का, रुचि गुप्त हुआ अवदान व अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये स्टेटमेंट है वो आपके विलियम मैकडूगल से संबंधित है, जिन्होंने जो आपकी अभिरुचि बोली है या रुचि बोली है, उनके 14 प्रकार बताए थे, जो मूल प्रवृत्ति होती है, रुचि तो नहीं कहेंगे, मूल प्रवृत्तियाँ होती है, उनसे संबंधित ये सिद्धांत संबंधित रहे आपका विलियम मैकडूगल। लेकिन ये डेफिनेशन पूछी है, तो ये आपके विलियम मैकडूगल से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, इसमें पूछा है कि अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कक्षा में पूर्ण नीरवता को बनाए रखना, ये गलत हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, तो ये कहना जो आपकी नीरसता है या नीरवता है, ये गलत है कहना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो गलत ही पूछा था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये डेफिनेशन पूछिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक वो शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, तो ये विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपके स्किनर से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 98 नंबर, ये कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के नेतार्थ यानी इम्प्लीफिकेशन पूछा है, यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के नेतार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि नेतार्थ का उपयोग करते हुए इनमें से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होंगे, वो बताने हैं। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें पूछा था बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, ये बात तो सही है। बालकों की समूह गत्यात्मक को समझना, ये भी बात सही है। शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना, ये भी बात सही है, यानी ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 99 नंबर, ये कह रहा वह वर्षकाल जिसके दौरान लड़की व लड़की शारीरिक मानसिक सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं तो कहलाती है। तो इसे किशोरावस्था कहेंगे ना, सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्योंकि बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की मध्य में कौन सी अवस्था आती है, वो आपकी किशोरावस्था आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संबंधित है? तो आप जब एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ेंगे मनोसामाजिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बोलेंगे, तो ये आपके इसमें आपकी 8 स्टेजें बताई थी। तो इसमें से जो
इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी स्टेज है वो आपकी 4 नंबर की स्टेज है जो आपकी बाल्यावस्था से संबंधित हो जाएगी। लेकिन इसमें बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएं दी रखी है, एक तो उत्तर बाल्यावस्था, एक पूर्व बाल्यावस्था। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 होती है तो इसको नहीं मानेंगे, 6 से 12 होती है ना उत्तर बाल्यावस्था, इससे मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी किशोरावस्था में तो वो आती है 5 नंबर की स्टेज, कौन सी वाली, आइडेंटिटी वर्सेज, कौन सी आती है, रोल कन्फ्यूजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है क्योंकि शुरुआत का क्वेश्चन इसी से स्टार्ट हुआ था, तो आपको ध्यान हो तो। बाकी पूर्णावस्था वगैरह ये अन्य अवस्था आती है, इसमें एक तो पहले नंबर की और एक 4 नंबर की, एक 5 नंबर की। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।